अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सुना है कि एक अच्छा वक्ता वही बन सकता है जो कि एक अच्छा श्रोता हो? यानी कि एक अच्छा वही बोल सकता है जो एक अच्छा सुनने वाला हो। वही बात यहाँ पर बोली गई है। बोला गया कि जब आप लोग बातें करते हैं ना, किसी को कुछ बोलते हैं, तो आप लोग ओनली वही चीज़ें बोलते हैं जो आप लोग जानते हैं। पर लेकिन जब आप लोग सुनते हैं, तो आप लोग कुछ समथिंग नया जानते हैं आप लोग। यानी कि जिस इंसान में जानने की, सुनने की, समझने की क्षमता अच्छी होती है, वो इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। वो इंसान हमेशा अपने आप को अपडेट रखता है। वो इंसान हमेशा कुछ भी उसके आसपास में घटित हो रहा है उससे अवेयर रहता है। तो वो इंसान जो है वो आप लोगों को अप टू द डेट मिलेगा हर एक चीज़ों में। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं मैं, ये शायद आई थिंक ये तो छठी या फिर सातवीं क्लास में था उस टाइम पे मैं, ये उस टाइम की स्टोरी है। एक टीचर थे जो कि कई सारी कहानियाँ सुनाया करते थे, उनमें बायोलॉजी पढ़ाते थे वैसे तो वो, पर लेकिन कई बार जब बच्चों को थोड़ा सा इंस्पायर करना होता था तो वो कहानी सुनाते थे। उन्होंने ये बोला था कि देखिए, आप लोग दुनिया में कहीं पर भी हो, किसी भी पोजीशन पर हो, हमेशा अपने आप को ना बिल्कुल, एक तो होता है पहाड़ ऐसे ऊंचा, ठीक है, एक होता है इस तरीके का गहरा खाई, ठीक है। तो हमेशा जब ज्ञान लेने की बात आए, अपने आप को खाई बनाकर रखना, क्योंकि जितना भी पानी बरसेगा ज्ञान का, वो सारा इस खाई में जाकर गिरेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये आप लोग तभी अचीव कर पाएंगे जब आप लोग एक अच्छे श्रोता हो, एक अच्छे सुनने वाले हो। अगर आप लोग हमेशा बस अपनी बात बोलना चाहते हैं, सामने वाले की बात नहीं सुनना चाहते हैं, तो आप लोग कभी भी कुछ समथिंग नया नहीं सीखेंगे। जो आप लोग जानते हैं बस वही बड़बड़ाते रहेंगे लोगों के सामने, और अपनी एनर्जी और जो टाइम है वो दोनों वेस्ट करते रहेंगे। तो रियलिटी में यही है कि अगर आप लोग एक अच्छा श्रोता हैं, आप लोग अच्छे सुनने वाले हैं, तो एक आप लोग अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं, अच्छे बोलने वाले भी बन सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को लाइफ में अभी से ही इंक्लूड करके चलनी है, क्योंकि आगे जैसे जैसे लाइफ बढ़ेगी आप लोगों को सुनने की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं, ठीक है। और कई सारे, एक बच्चा बोल रहा था सर कि शादी हो गई है, ये तो बहुत पहले का कमेंट है। एक बच्चे ने बोला सर, बच्चा क्या मतलब एक तरीके से सीनियर ही हो गया, मतलब एक मुझे लग रहा है कि शायद होगा, शायद 35-36 साल का वो इंसान होगा जो वीडियो सुना करता था। वैसे बोला था कि वैसे एज में मुझसे बड़ा था, पर बोला कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, अभी शादी हो गई और बेबी हुआ है सर, जब से शादी हो गई है तो घर में जो वाइफ है हमेशा उसी की चलती है, मुझे सुनाती रहती है, कुछ बोलने नहीं देती है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अच्छे लिसनर बन जाते हैं शादी के बाद, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा तरीका है अपने आप को एक गुड लिसनर बनाने का। यानी कि कहने का मतलब ये कि आप लोग समथिंग नया सीखेंगे, पर लेकिन नया सीखने में ये भी नहीं है कि कोई कुछ भी आप लोगों को बोले जा रहा है, आप लोग सुने जा रहे हैं, अपने दिमाग में वो सारी चीज़ें भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो गार्बेज भी नहीं भरना है अपने दिमाग में, तो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो रियलिटी में सही हो, प्रोडक्टिव हो। तो एक अच्छे इंसान जो अच्छे वक्ता हैं उनको आप लोग जरूर सुनिए। किसी का इंटरव्यू आप लोग सुन सकते हैं जो आप लोग कुछ नई चीजें सिखा कर जाएगा, ठीक है। कुछ डिबेट्स आप लोग सुन सकते हैं, किसी इशू के ऊपर अगर कोई डिबेट चल रहे हैं वो काफी कुछ आप लोगों को सिखा के जाएंगे। तो ये वो चीजें हैं जो आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकती हैं, पर लेकिन इसके लिए आप लोगों को पेशेंस रखना होता है। सुनने में सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या होती है, आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। सामने वाला बोल के चला जाएगा, पर लेकिन जब तक आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होगा, आप लोगों के अंदर हड़बड़ी मस्ती रहेगी, यार फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं यार, इससे अच्छा कुछ और कर लेते। तो ये चीज़ें अगर आप लोगों के माइंड में चल रहे हैं तो ये कहता है कि आप लोगों का जो माइंड है वो शांत नहीं है। शांत माइंड हमेशा प्रोडक्टिव रहेगा। जिस दिन आप लोगों को यूपीएससी का सिलेबस समझ में आ गया, ये यूपीएससी तो मैंने उदाहरण के लिए दिया है, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आप लोगों को समझ में आ गया ना, आप लोगों ने सिलेबस एक बार याद कर लिया, फिर इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों का टारगेट मुकाम अचीव करने से रोक सके। बस ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिलेबस जो है वो आप लोगों का कंठस्थ होना चाहिए। फिर आप लोग उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ नई चीज़ें आप लोग सीखना और समझना समझ जाएंगे। ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सालों साल यूपीएससी की तैयारी करते रहते हैं, फ्री स्टेट पीसीएस की तैयारी करते रहते हैं, पर सिलेबस क्या है उस एग्जाम का वो उनको नहीं पता होता है। तो सिलेबस अगर आप लोगों को पता होगा तो जहां भी उसके बारे में कोई भी जिक्र आएगा वो चीज़ आप लोग उसमें ऐड कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोग सिलेबस देखिए, पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए, तभी अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, वरना जर्नी चलती रहेगी और आप लोग कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। तो ये एक बेसिक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। जिस भी इंसान को आप लोग चाहते हैं कि मेरा एक सीरियस सर्किल होना चाहिए जो पढ़ाई करने वाला, बस उससे बैठकर एक बार जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अपना सिलेबस पूछ लेना एक बार। अगर उस इंसान को सिलेबस याद है तो इसका मतलब वो सीरियस पर्सन है, आप लोग उसके साथ बैठकर एक ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। अगर उसको सिलेबस याद नहीं है तो फिर सोचना कि वो सीरियस इंसान नहीं है, ठीक है। उसको बोलो कि सिलेबस याद करके जिस दिन आए उस दिन मेरे से आगे बात करना। पर लेकिन इससे पहले आप लोगों को भी सिलेबस याद होना चाहिए, यानी कि सामने वाले को बोल दिया कि सिलेबस याद कर लो, ठीक है। तो वो भी चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि नींव अपनी तैयार कर लो। अगर रियलिटी में किसी भी मुकाम पर आप लोग पहुंचना चाहते हैं तो जितनी ऊंची मंजिल बनाएंगे उतनी ही ताकतवर नींव की आप लोग को जरूरत पड़ने वाली है।
तो आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग लेक्चर रहता है, क्योंकि आप लोगों को पता है नेक्स्ट डे का लेक्चर है, ये संडे का लेक्चर है, तो संडे में थोड़ा सा फंडे भी रखते हैं ताकि कुछ बातें आप लोगों से बातें करूँ, कुछ जानने को मिले। और आज कोई क्विज नहीं होता है, एक लाइट लेक्चर आप लोग बोल सकते हैं। जैसे नहीं है फेसबुक के आप लोगों ने वर्जन देखे होंगे, एक नॉर्मल वर्जन है, एक लाइट वर्जन है, यानी कि ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है यहाँ पर, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के वे में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कुछ बेसिक बातें हम लोग जानेंगे, जो भी मुझे लगेगा इंटरेस्टिंग कि आप लोगों को पता होना चाहिए वो बातें मैं डिस्कस करके चलूंगा। तो संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे बनाएंगे। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो मॉर्निंग में उठकर लेक्चर देख रहे हैं वो मॉर्निंग में देखते रहिए, जो मॉर्निंग में लगे हुए हैं उनको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार आप लोगों को ना पैटर्न बनाना है, ठीक है। लेक्चर अगर शाम को आ रहा है तो इसका मतलब ये कि मॉर्निंग वालों को तो मिल ही जाएगा टाइम पर अगर वो उठ रहे हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को डेडिकेशन लगाना पड़ेगा थोड़ा सा कि शाम को लेक्चर आ गया फिर भी मॉर्निंग में उठ के मुझे लेक्चर देखना है, ठीक है। तो जो मॉर्निंग वाले हैं मॉर्निंग वाले देखते रहो, और जो इनको इवनिंग में देखना होता है उनको इवनिंग में मिल जाता है, यानी कि कुछ पहले ही आप लोगों को मिल जाता है। तो ये अब आप लोगों के हाथ में है, आप लोग जिस तरीके से चाहे लेक्चर को एंजॉय कर सकते हैं। वो मैंने सारी बार हटा दी जो आप लोगों को लग रही थी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी सेहत और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आइए अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानेंगे। ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आप लोगों को लाइफ में भी फायदा पहुंचाएंगी। देखिए जो लेक्चर के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो आप लोग अपने साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें रखा करो कि लाइफ में भी आप लोगों को फायदा पहुंचाए। जैसे यहाँ पर ये वाली न्यूज़ है, ये फीमेल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हमारी कंट्री में सबसे बुरी कंडीशन जो मुझे महिलाओं से रिलेटेड लगती है वो ये है कि कई सारी बीमारियां हैं फीमेल के अंदर, और उनको नॉर्मली इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं रहती है, और जब प्रॉब्लम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब जाकर यहाँ पर पता चलता है। ऐसी ही एक बीमारी के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। यहाँ पर बोला गया इंटरनेशनल डे टू एंड द, ये है यहाँ पर ओबेस्टिक ये फेस्टुला, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो वुमेन के प्राइवेट पार्ट में होती है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं नॉर्मली अगर अब आप लोग बोले यहाँ पर, तो एक प्रेग्नेंट वुमेन को आप लोग देखिए, जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसके पेट में बेबी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए बेबी का प्रेशर पड़ेगा और ये वाला पोर्शन में प्रेशर पड़ेगा। तो ये वाला प्रेशर जो होता है, प्रेशर पड़ने की वजह से ये वाला जो पोर्शन होता है ये थोड़ा सा यहाँ पर कट इसमें लग जाता है, ठीक है। तो ये जो कट लग जाता है यहाँ पर, ये कई बार महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और इसकी वजह से यहाँ पर और भी कई सारी जो दिक्कत आगे बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। तो ये मोस्ट सीरियस और एक तरीके से ट्रेजिक जो चाइल्ड बर्थ इंजरी बोली जाती है नॉर्मली, जो महिलाओं को देखने को मिलती है। तो इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा जरूरी है, इसको समझना। और इसी के चलते यहाँ पर आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सुना होगा ना, जब कोई माँ बच्चे को जन्म देती है तो माँ का भी दूसरा जन्म होता है, इतने सारे पेन माँ को फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही है कि उस टाइम पर पता होना चाहिए कि जब पेन माँ को फेस करने पड़ रहे हैं तो उनके प्राइवेट पार्ट्स में क्या क्या और भी कोई दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो कई बार लोग इग्नोर कर जाते हैं कि हाँ पेन हो रहे हैं तो बेबी का पेन है, चाइल्ड बर्थ हुआ है तो उसका पेन ही हो रहा है, पर लेकिन रियलिटी में कुछ और भी दिक्कत होती है। तो इसलिए अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से हमेशा सजेस्ट लें, अच्छी जो डॉक्टर है अच्छी मेडिसिन हमेशा लें, ताकि बीमारी जो है वो आगे न बढ़े। तो बर्थ कैनाल और जो ब्लेडर है, जिसको रेक्टम का नाम भी यहाँ पर दिया गया है, उसमें यहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये कई बार यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पर जिसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं रहती है, तो दिक्कत आती है निकल कर। थीम क्या रखी गई यहाँ पर, थीम बोला गया वुमेन्स राइट और ह्यूमन राइट, यानी कि इंसानों की तरीके से ट्रीट करो यार महिलाओं को। ये नहीं कि महिला जो है उनको हम लोग कई बार इस तरीके से रहता है कि नहीं पैट्रियार्कल सोसाइटी है, सारी डिसीजन जो है घर में वो मेल पार्ट लेगा, यानी कि एक पुरुष प्रधान देश में एक जो पुरुष है वो सारे डिसीजन लेगा, महिलाओं को साइड में कर देते हैं। तो इसलिए बोला गया वुमेन जो वुमेन्स राइट है यहाँ पर, तो वुमेन्स राइट जो राइट्स हैं यहाँ पर आर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो एंड फेस्टुला नाउ, यानी कि आप इसको खत्म करिए और इसके बारे में फोकस देकर चलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए जैसे रोड एक्सीडेंट है वो कैसी डिजीज है, एक तरीके की ऐसी डिजीज जिसको हम लोग रोक सकते हैं। हर साल 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है, और मुझे पता है मैक्सिमम लोग इनमें वो होंगे जिनको हेलमेट लगाना पसंद नहीं है, या फिर एक घटिया किस्म का हेलमेट लेकर घूम रहे हैं जिसमें अगर छोटी सी कंकर भी लग जाए तो वो टूट जाए। उन्हें 100-150 रुपए का जो सड़कों पर मिल जाता है वो वाला हेलमेट लेकर घूम रहे हैं। अपनी जान से ज्यादा है उनको ये रहता है कि पुलिस ना पकड़ ले, बस उसी के लिए हेलमेट रहता है, और खुद को शक्तिमान या फिर स्पाइडरमैन समझते हैं। और जिस दिन चोट लगती है उस दिन फिर समझ में आता है कि काश यार उस दिन एक अच्छा हेलमेट पहन लिया होता है, जब जिंदगी भर ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को खुद से ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी अगर बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है ओब्स्टेटिक फेस्टुला जो है यहाँ पर एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, लार्जली इसको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। अगर चीजें आप लोग देखें तो यहाँ पर जो ये इट कैन लार्जली बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड किया जाता है बाय जो एक तरीके से डिलेइंग द एज ऑफ जो फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है। तो एक तरीके से फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में थोड़ा सा एज उसको डिले किया जाए तो चीजें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर कई सारी और चीजें यहाँ पर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के तरीके से, या फिर जो सिजेशन होता है, या फिर जो एक तरीके से ऑब्स्टेटिक जो केयर होती है, देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
बिफोर। कोई बीमारी अगर बॉडी में हो रही है ना, उससे पहले प्रिवेंट उसको कर लो। अगर फैट बढ़ने जा रहा है तो अभी से अपनी कैलोरी कट करना स्टार्ट कर दो, एक्सरसाइज थोड़ी बढ़ा दो, तो वहीं पर ही वेट रुकना स्टार्ट हो जाएगा। पर लेकिन नॉर्मली ये आदतें होती हैं, रुक नहीं पाती हैं, तो दिक्कतें फिर आगे क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग, एक लड़की यहाँ पर ये लेक्चर सुन रही है, फिर कोई लड़का भी सुन रहे हैं, तो आगे चलकर आप लोग भी इससे शादी होती है या फिर जो भी चीज़ें होती हैं लाइफ में, घर में कोई सिस्टर है, ठीक है, तो अगर किसी को कोई इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो ये आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यू शुड टेक केयर। ठीक है, तो उनका आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि कुछ नया सीखने को आप लोगों को मिला होगा। आइए अब आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर मैं हेल्थ के बारे में बात करूंगा, और ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसके बारे में आप लोगों से पहले बात कर चुका हूं, पर वो इसका दूसरा वर्जन था। ठीक है, दूसरा वर्जन क्या था, अब ये कौन सा वर्जन आ गया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये भी एक अवेयरनेस फैलाने वाली एक बात आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, जिससे कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और अपने लिए भी चीज़ों को समझें। उसी के साथ में अगर आसपास में जो भी आप लोग के लोग रहते हैं उनको भी इसके बारे में आप लोग अवेयर करा सकते हैं। मैंने आप लोगों को याद होगा ब्लैक फंगस के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, ये जो बीमारी है मैंने आप लोगों को दिखाई थी कैसी खतरनाक बीमारी थी। ये मैंने एक नॉर्मल सी सोबर सी पिक्चर ली है, खतरनाक भी पिक्चर मैंने आप लोगों को इसकी दिखाई है। किस किस को याद है, याद है ना, वही वाली पिक्चर जिसका आप लोगों ने थंबनेल भी हटवा दिया था कि सर बहुत बुरा लग रहा है, वही वाली बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब उसका चचेरा भाई आगे यहाँ पर आप लोगों को मैंने ब्लैक फंगस पढ़ाया था, अब यहाँ पर व्हाइट फंगस देखने को मिल रहा है। ठीक है, व्हाइट फंगस, और इसको यहाँ पर कैंडिडास, जैसे एडिडास बोलते हैं ना, उसी के नाम पर यहाँ पर आप लोग याद सकते हैं। यहाँ पर कैंडिडाइट, यहाँ पर बेसिकली कैंडिडाइसिस आप लोग इसको बोल सकते हैं, या फिर जैसे कि एडिडास करके ऐसा होता है, तो उससे याद रख लेगा। तो इसका नाम है यहाँ पर कैंडिडाइसिस। ठीक है, तो ये बीमारी है यहाँ पर बेसिकली, जिसको व्हाइट फंगस के नाम से भी जानते हैं। और ये भी बीमारी किस में देखने को मिल रही है, ये भी बीमारी कोविड-19 के मरीजों में ही देखने को मिल रही है। आप लोगों के माइंड में ये नहीं आ रहा है कि यार कोविड-19 के मरीजों को ये कैसी कैसी बीमारी हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसी बीमारी क्यों हो रही है। एक नॉर्मल सा फंडा है यार, हमारी बॉडी जो ना एक ऐसा एक तंत्र है जिसके अंदर अगर आप लोगों का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम मतलब रोगाणु से लड़ने की जो क्षमता होती है शरीर की, अगर वो ताकतवर है तो किसी भी बीमारी को आप लोग जरा सी देर में चपेट देंगे। पर लेकिन अगर वो जो क्षमता है वो कम है तो फिर कोई भी बीमारी आप लोगों को चपेट कर ले जाएगी। तो इसका मतलब ये कि उसको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, प्रॉपर वे की एक्सरसाइज करनी है, सही बैलेंस डाइट लेनी है, खूब जमकर पानी पीना है, एक ठीक ठाक 5 से 6 घंटे की नींद लेनी है, और ये एक्सरसाइज जो है ये तो बिल्कुल रेगुलर पार्ट होना ही चाहिए ताकि बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन करती रहे। डाइट अच्छी ले लोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिर वो फैट की मात्रा आप लोगों की बॉडी में बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। तो व्हाइट फंगस जो बेसिकली कैंडिडाइसिस जिसको बोला गया है, ये काफी लार्ज स्केल पर अभी देखने को मिल रहा है। कोविड-19 के जो मरीज है ना उनमें जो व्हाइट फंगस है ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में इफेक्ट करता है लंग्स और सिमिलर जो सिम्टम्स हैं यहाँ पर, ये जैसे कि कोरोना वायरस में आप लोगों ने देखा ना ब्लैक फंगस वगैरह, उसी पैटर्न में। तो व्हाइट फंगस नॉर्मली आप लोगों को माउथ में भी देखने को मिल सकता है, मुंह के अंदर जो नहीं है अंदर अंदर छाले टाइप में पड़ जाते हैं। तो कुछ कुछ इस तरीके का, जैसे आप लोग जैसे पेड़ पौधे ना उनमें कई बार आप लोगों ने देखा होगा पपड़ी से जम जाती है व्हाइट टाइप की, जैसे मैंने आप लोगों को ब्रेड में बोला था ब्लैक फंगस, इसी तरीके से पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं उनमें कई बार व्हाइट फंगस देखने को मिलता है। तो उसी के पैटर्न पर यहाँ पर ये व्हाइट फंगस है, जैसे ब्लैक फंगस मैंने आप लोग को बताया था। तो अभी दिक्कत क्या है यहाँ पर व्हाइट फंगस के अंदर, ये कोज होता है बेसिकली यीस्ट, एक टाइप ऑफ फंगस है जो कि जिसके यहाँ पर बेसिकली कैंडिडा के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं। तो ये याद रखिएगा एक फंगस है जिसका नाम है कैंडिडा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ब्लैक फंगस का क्या नाम था, इसका नाम था यहाँ पर म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। उसी के पैटर्न में यहाँ पर ये जो इन्फेक्शन है यहाँ पर ये है, इसको व्हाइट फंगस बोल रहे हैं, तो इसको यहाँ पर कैंडिडाइसिस। ठीक है, तो ये इसका नाम है यहाँ पर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाए, एग्जाम में बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर ये जो जो यहाँ पर कैंडिडा है नॉर्मली कहाँ पर रहता है, या तो स्किन में रहता है या फिर इनसाइड द बॉडी रहता है, यानी कि तो बॉडी के ऊपर रहेगा ये या फिर बॉडी के अंदर रहेगा। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, बॉडी के अंदर कहां पर, गले के अंदर पहुंच जाएगा आप लोग। जैसे यहां पर देखिए इंसान के गले के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर गले में जो जीभ के पीछे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वहां पर ये फंगस आप लोगों को देखने को मिलेगा, वरना ये स्किन पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा कहां पर, माउथ, थ्रोट, ये गट्स, यानी कि एक तरीके से जो गट है जो पेट के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है ये ब्लैक फंगस। और जो वेजाइना है, यानी कि जो लड़कियों के जो बेसिकली प्राइवेट पार्ट होते हैं उसमें भी आप लोगों को ये देखने को मिल सकता है। तो ये एक तरीके से एक ऐसी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है कि यहाँ पर एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल देगी। ठीक है, तो ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, पर हाँ ये चीजें ऐसी हैं कि अगर ये कॉन्टिन्यूसली अगर बॉडी के अंदर रही तो देखिए यार ये एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी।
मिलेगी। तो इनको समझना चाहिए, इनका इलाज होना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो इन्फेक्शन जो है यहाँ पर ये ग्रो कर सकता है, एक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। जब तक चीजें कंट्रोल में तब तक सही है। एंटायर डीप इनटू बॉडी में जा सकता है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम तक यहाँ पर पहुंच सकता है, इंटरनल ऑर्गन किडनी हार्ट और ब्रेन तक भी ये पहुंच सकता है। और अगर यहां से पहुंच गया तो फिर इसका एक ला इलाज बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में मोस्ट कॉमन जो स्पीसीज है, एक तरीके से मोस्ट कॉमन जो यहां पर स्पीसीज दैट कोज इन्फेक्शन, ठीक है। तो कोज इन्फेक्शन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी वजह से यहां पर बेसिकली जो इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, देखिए बेसिकली होता क्या है इन्फेक्शन जो है, अगर आप लोग इसको वैसे देखेंगे तो आज की डेट में ये ह्यूज लेवल पर आप लोगों की बॉडी में अगर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो लो इम्यूनिटी की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, ठीक है। इसी के साथ में अगर पानी कोई ऐसा है यहाँ पर जो गंदा पानी है जिसके अंदर ये चीज देखने को मिल जाती है फंगस टाइप की, उससे पहुंचता है यहाँ पर इम्यून सिस्टम घटेगा। जैसे प्री मेडिकल कंडीशन होती है ना, एड्स हो गया, किसी को किडनी फेलियर हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, या डायबिटीज जैसी बीमारी होगी, तो उस टाइम पर जो है आप लोगों का ना इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और इम्यून सिस्टम जैसे डाउन हुआ तो कोई भी बीमारी होगी वो आकर कबड्डी खेलेगी शरीर के साथ में। तो अगर बीमारी की कबड्डी आप लोगों को रोकनी है तो फिर वो नहीं कबड्डी 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 वही वाली कबड्डी कबड्डी होती है, आप लोगों को नजर आएगी। तो ये कबड्डी कबड्डी अगर आप लोग रोकना चाहते हैं तो समझना पड़ेगा कि यार इसको थोड़ा सा कैसे सही करना है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि आप लोग इसको ढंग से अंडरस्टैंड करें और इसका सोल्यूशन निकालें। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अभी किस किस को ये लगता है कि कोविड-19 का जो टेस्ट है वो घर पे ही कर लेना चाहिए, ऐसा किसी को लग रहा है? यस लिखिए या फिर नो लिखिए, ठीक है। तो यहां पर उसी के बारे में बात की जा रही है। तो कोविसेल्फ के बारे में यहां पर बात की जा रही है। कोविसेल्फ यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ यहां पर इस तरीके का, ठीक है। नॉर्मली यहां पर जैसे नॉर्मली कई सारी किट्स आती है मार्केट में, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई सारी और भी किट्स आती है इसी चेक करने के लिए चीजों को, ठीक है। तो यहां पर उसी के चलते यहां पर कोविसेल्फ भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये क्या करेगा बेसिकली, जैसे नॉर्मली अगर आप लोग आरटीसी पीसीआर जो चेक आप लोग टेस्ट यहां से उससे कराते हैं जाकर, तो उसमें काफी लंबा टाइम नॉर्मली लग जाता है इंसान को, ठीक है। आरटीपीसीआर जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो पॉलीमर चेन रिएक्शन आप लोग बोलते हैं, वो एक ऐसी बेसिकली प्रक्रिया है जिसमें टाइम लगता है, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग प्रक्रिया है। पता चलता है जल्दी से पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा टाइम रहेगा इसमें। पर लेकिन जो अभी यहां पर ये कोविसेल्फ बोला गया है, सेल्फ का मतलब क्या है, अपने आप कोविड-19 का टेस्ट कर लो, नाम ही इसका कोविसेल्फ रख दिया गया है यहां पर। तो इसलिए इंसान जो है वो अपने आप इसका टेस्ट कर सकता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर ये बनाई गई है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के द्वारा, जो कि पुणे यानी कि महाराष्ट्र के अंदर है यहाँ पर ये लेबोरेटरी, जिसके द्वारा इसको बनाया गया है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। फर्स्ट सेल्फ यूज रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसको रैट का नाम दिया गया, कोविड-19 का जो बेसिकली कोविसेल्फ इसका नाम निकाला गया कोविड-19 से ही, उसकी टेस्ट किट यहां पर बनाई गई है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, रैपिड एंटीजन टेस्ट यानी कि रैट याद रखिएगा, रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये रिजल्ट देती है 15 मिनट्स के अंदर अंदर। मोबाइल के साथ में आप लोग इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं आसानी से और डायरेक्टली फीड कर सकते हैं। पॉजिटिव केस जो होगा रिपोर्ट डायरेक्ट आईसीएमआर की जो पोर्टल है तो उस पर तुरंत इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिश कर दी जाएगी, ताकि चीजें जो है वो अप टू द डेट रहे। तो कोविसेल्फ क्या है यहाँ पर, ये सेल्फ टेस्टेड एक मशीन बोल सकते हैं। अब घर पर भी आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। आईसीएमआर एडवाइस करता है कि आप लोगों को अगर सिम्टम्स ज्यादा लगे, बॉडी के अंदर हाई रिस्क लगे, तभी इसका चेक करना आप लोगों को, यानी कि एक तरीके से इंसान जो है ना, आप अगर खुद से चीजों को करने की कोशिश करें तो प्रॉपर एक ढंग से सही रिजल्ट नहीं निकाल पाता है, क्योंकि डॉक्टर का चेक करना और इंसान का चेक करना आप लोग फर्क तो समझेंगे ना, ठीक है। तो इसलिए हर एक एरिया का जो अगर कोई स्पेशलिस्ट है तो उसमें अच्छे तरीके चीजों को चेक करता है। एक नॉन पर्सन है, जानता है क्या सही है क्या गलत है, तो वो एक अलग तरीके चीजों को चेक करेगा। अगर इसके बात करें यहाँ पर, ऐसा नहीं करना है कि जनरल पब्लिक में लेकर बैठ गए, से ठेले पर नहीं बैठ जाते सब्जी बेचने वाले, तो उसी तरीके से बैठ कर आओ मैं आप लोगों को कोविड-19 का टेस्ट करूंगा, वो नहीं करना है, उसके लिए ये डिवाइस नहीं है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर बेनिफिट, यहाँ पर क्या है, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, इस सस्ती सी आ जाती है, जिसके चलते आप लोग एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं लगेगा। चीप है काफी आरटीपीसीआर के कंपेयर में, जो रैट यहां पर ये अभी जो सिस्टम यूज किया जा रहा है, रिड्यूस करेगा रिस्क ट्रांसमिशन का। जिसको लगता है कि ये बीमारी है वो अगर खुद से ही चेक कर लेगा तो अपने आप को वो होम क्वारंटाइन कर सकता है, जिससे कि ये बीमारी जो है वो वहीं पर ही उसकी चेन जो है वो ब्रेक कर दी जाए और ज्यादा लोगों तक ये बीमारी न पहुंचे। रिड्यूस करेगा यहां पर बर्डन लेबोरेटरी के ऊपर। करंटली हमारी कंट्री में 24 आवर जो लेबोरेटरी है वो काम कर रही है, फिर भी जो बर्डन है बीमारी का वो कम नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि 24 आवर काम करने के बाद भी कंटीन्यूअस बर्डन आप लोगों को बीमारी का देखने को मिलेगा, तो उसमें ये हेल्प करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में जो एम है मास सर्विलेंस का, वो भी हम लोग यहां पर कंप्लीट कर पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में हम लोग को पता चल पा रहा है इस बीमारी को लेकर, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम लोग इसके बारे में ढंग से और स्टडी कर पाएंगे।
पर लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कोई भी दवाई है उस पर लिखा होगा, उस पर लिखा होता है कि प्रिकॉशन क्या क्या आप लोगों को लेनी है, यानी कि अगर कल को कोई दिक्कत ना हो जाए उससे पहले क्या क्या सावधानी आप लोगों को बरतनी है। सबसे पहले तो ये कि जो सैंपल है इसके वो करेक्टली कलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। जो भी यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर स्टिक रहना आप लोगों को एक तरीके से जो कॉन्टेमिनेटेड जो आप लोग चीज़ें मिल रही हैं तो किस तरीके से उसको टेस्ट करना है। देखिए इंसान क्या होता है, अपने आप अगर डॉक्टर बनने की कोशिश करता है तो कोई ना कोई दिक्कत देखने को मिलती है, तो ये भी उनमें से वन दिक्कत आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना कहाँ से आ गया, तो भाई साहब यहाँ से आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर अगर ढंग से दे पाएंगे तो एग्जाम में आंसर 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आइए अब रिपोर्ट और सर्वे के बारे में बात करते हैं। तो हाथी मेरा साथी मूवी किसने देखी है बताइए जरा तो उसी के चलते यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ लगेगी अगर आप लोग हाथियों से प्यार करते हैं। हाथी से प्यार करना जरूरी है, क्योंकि हाथी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो नेशनल हेरिटेज एनिमल 2010 में इसको डिक्लेयर किया गया। अभी समझते हैं ये न्यूज़ कैसी है, इसके बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। अभी रिसेंटली दुखद न्यूज़ आप लोग बोल सकते हैं, हमारी कंट्री में 10 साल में 186 एलिफेंट की जान चली गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा आसाम के अंदर गई 62 यानी कि 62 हाथी की जान चली गई। वेस्ट बंगाल के अंदर 57, उड़ीसा के अंदर 27, उत्तर प्रदेश के अंदर एक सिंगल डेथ यहां पर देखने को मिली, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर यह कि किसी न किसी एरिया में किसी न किसी तरीके से डेथ देखने को मिल रही है। कई जगह ऐसे भी थे जहां पर दोनों हाथी एक साथ मरे पड़े हैं, यहां पर एक फीमेल और मेल। देखिए चक्कर क्या है यहां पर, बेसिकली आरोप यह लगाया जा रहा है कि बिजली कड़कने की वजह से और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है कि हाथी मर गए, कहीं कुछ बोला जा रहा है नेचुरल डेथ हो रही है। तो ऐसी नेचुरल डेथ इतनी फ्रीक्वेंटली अगर देखने को मिल जाए तो इसका मतलब ये समझ लेना कि किसी के द्वारा कुछ ना कुछ हरकतें वहां पर की जा रही हैं। तो उसी के चलते यहां पर यह बात की जा रही है कि जो एलिफेंट की जो डेथ है उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, जैसे कि ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से कई बार डेथ होती है, ठीक है। परमानेंट जो कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है वो बनाई गई है, इसी के साथ में हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ताकि इन चीजों को टैकल किया जा सके। देखिए क्या होता है, आखिर रेलवे ट्रैक पर इतने हाथी क्यों मरते हैं? रेलवे ट्रैक के आसपास में घास उगी रहती है, तो घास खाने अगर कोई जा रहा है तो वहां पर हाथी मर गया ना। तो हमारी कंट्री में कई सारे एरिया में अंडरपास है, अंडरपास यानी कि ऊपर को ट्रैक गया हुआ है रेलवे का, नीचे को रास्ता बना हुआ है ताकि हाथी एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके, या फिर ऊपर को रोड बनी हुई है और नीचे को उनके निकलने का रास्ता मिल जाए, ठीक है, या फिर नीचे को रोड बनी है ऊपर को उनके रास्ते का निकलना मिल जाए। तो अंडरपास या फिर ओवरपास ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए अगर आप लोगों को सेफ पैसेज रखना है हाथी के लिए, वरना हाथी फिर टकराएगा। रेगुलर पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी जो वनरेबल जो बेसिकली रेलवे ट्रैक है उनकी, ताकि कंडीशन ज्यादा देने देखने को मिले। और वार्निंग जो कि यहाँ पर साइन करना पड़ेगा, जो यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से होनी है आप लोग जैसे कि वार्निंग साइन बोर्ड लगा दिया आप लोगों ने यहाँ पर कि हाँ पर्टिकुलर कोई गाड़ी जा रही है, कोई ट्रक जा रहा है, उसको पहले पता जाए कि ये एक ऐसा एरिया जहां पर हाथी के साथ में आप लोग टकरा सकते हैं। तो पहले से ही इंसान जो है वो थोड़ा सतर्क हो जाएगा कि हाँ यार थोड़ा सा अपना आराम से चलते हैं, चीजों यहां पर ज्यादा स्पीड पे नहीं जाना है, वहां पे थोड़ी स्पीड थोड़ी डाउन देखने को मिलेगी। प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है यहाँ पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, इसके द्वारा यहाँ पर 212 के करीब यहाँ पर करोड़ रुपए दिए गए थे कई सारे अलग अलग स्टेट को, जहां हाथी अलग अलग रेंज में पाए जाते हैं। 2011 से लेकर 2020-21 तक का इतना पैसा ऑलरेडी इसके ऊपर खर्च किया जा सका है। तो एलिफेंट जो है यहाँ पर डिक्लेयर किया गया नेशनल हेरिटेज एनिमल 2010 में, तो इसको बचाना जरूरी भी है। अगर जैसी कंडीशन आज के डेट में आप लोग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना इग्नोर करके हम लोग चलेंगे तो फिर देखिए चीज़ों को हम लोग ढंग से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे चलते हम लोग इनके बारे में पता होना चाहिए। और अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में आप लोगों को याद है, प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारी कंट्री में चलाया गया था, जिसके बारे में एक बार मैंने जिक्र भी किया था 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर का नाम याद है आप लोगों को? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था हमारी कंट्री में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जिसके चलते वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट जो एफर्ट है उनको फोकस में लाया गया, ताकि एशियन एलिफेंट को यहाँ पर ये कंट्रोल किया जा सके, मरने से इनकी डेथ बताई जा सके। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है यहाँ पर ये, यानी कि जिस राज्य में हाथी ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो सेंटर और स्टेट जो है मिलकर काम करेंगे। अकेले को सेंटर को काम नहीं करना है यहाँ पर, अकेले को स्टेट को काम नहीं करना है, तो मिलकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर निकालेंगे। तो इसलिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है यहाँ पर ये, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर हाथी को प्रोटेक्ट करना है, उनका रहने की जगह या फिर उनका पैसेज जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। एनिमल और जो ह्यूमन यानी कि हाथी और जो जानवरों के जो इंसानों के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको देखना है, और कैसे इनको एक वेलफेयर तरीके से रखना है वो समझना है। अगर जो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़ कई सारे राज्य हैं जो इसको इंप्लीमेंट कर चुके हैं। यानी कि फायदेमंद चीजें हमारी जो कंट्री है उसमें अगर हाथी की जान जा रही है, कोई और दिक्कत देखने को मिल रही है, तो उससे हम लोग कम से कम चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, जो कि एक इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। और ये जो न्यूज है ये आ रही है स्टेट से निकलकर, और वो स्टेट कौन सा है?
वो स्टेट है उड़ीसा। तो उड़ीसा वासियों को थोड़ा सा ज्यादा फोकस देना है इस न्यूज के ऊपर। अभी ये बोला गया कि 8 जो डिफरेंट पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जिसको पीवीटीजी बोलते हैं, ये जो ट्राइबल ग्रुप है हमारी कंट्री में काफी राज्य में पाया जाता है, पर हम अभी जो बात करें यहाँ पर ये बात करेंगे उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर ये जो ग्रुप है इसको काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। पहले आप लोग पर्टिकुलरली वनरेबल जो ट्राइबल ग्रुप है आखिर किस बेसिस पर उनको क्लासिफाइड किया जाता है, तो उसके कुछ टर्म्स आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहले तो उनका फिजिकल आइसोलेशन रहता है, यानी कि वो जंगलों में रहते हैं, जो आदिवासी हैं उन वो हमारे साथ में ज्यादा जो है मिलजुल कर नहीं रहते हैं, बिल्कुल साइड में रहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है, फिर स्टेगनेट हो गई है, यानी कि जितनी पॉपुलेशन थी उतनी ही रुक गई है या फिर घटती जा रही है, तो उसको पर्टिकुलरली वनरेबल की कैटेगरी में आप लोग रखिएगा। या फिर यहाँ पर लो लेवल ऑफ लिटरेसी देखने को मिले, ये भी नहीं पता कि हमारे देश का संविधान क्या है, हमारा देश आजाद है या फिर गुलाम है, वो सारी चीजें उनको कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कोरोना वायरस भी हम जैसे लोगों की वजह से पहुंच गए हम तक, वरना उनका भी उनको नहीं पता होगा। एब्सेंस जो देखने को मिलेगा इनकी, जो इनकी आंसर राइटिंग बोल रहा हूँ, जो इनकी यहाँ पर एब्सेंस देखने को मिलेगा, जो इनकी लैंग्वेज है वो रिटर्न में नहीं रहती है, बस हाँ ये है कि एक किसी तरीके से उसको यूज करते हैं। प्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यूज करते हैं, उन्हें झूम कल्टीवेशन हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, काटा खाया पिया फिर कहीं और चले गए, यहाँ से खत्म हो गए, तो वो पैटर्न आप लोगों को फॉलो करते हुए नजर आएंगे। आज की डेट में अगर कोई पूछे हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं वो कौन से राज्य में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा वो महान राज्य है उड़ीसा। टोटल जो ट्राइबल कम्युनिटी अगर देखने को मिले हमारी कंट्री में, उसका 9% के करीब आप लोग यहाँ पर ओनली उड़ीसा के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। जो यहाँ पर पीवीटीजी है, यहाँ पर ये बोंड जो ट्राइब है बेसिकली मलकानगिरी हिल के एरिया में, उसी के साथ में डोंगरिया जो कोंड है यहाँ पर ये है यहाँ पर न्यामेरी, ठीक है, न्यामेगिरी, ठीक है। तो न्यामगिरी हिल के एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली पर्पज क्या है इनके बारे में डिस्कस करने का, ताकि इनके बारे में हम लोग जान सके, अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये है बोंड ट्राइबल गिरी, ये है मलकानगिरी, और यहाँ पर है डोंगरिया जो कोंड ट्राइबल है, यहाँ पर ये है नियामगिरी। तो इसके चलते अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस की बात करें तो 9% जो यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी है उड़ीसा के अंदर, तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। सॉरी, सेंट्रल की जो टोटल ट्राइबल ग्रुप है उसका 9% उड़ीसा के अंदर में है, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा यहाँ पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उड़ीसा के अंदर, ये 3rd पोजीशन है इंडिया के अंदर। 62 ट्राइबल कम्युनिटी जो है उड़ीसा के अंदर रिजाइड करती है। 13th आर रिकॉग्नाइज की गई है पर्टिकुलरली वनरेबल की कैटेगरी में। पर्टिकुलरली वनरेबल की कैटेगरी में अगर बात करें तो 1973 में यहाँ पर यह है देबार कमीशन, ठीक है। तो याद रखिएगा DHEBAR, ठीक है। तो देबार कमीशन बनाया गया था, जिसके चलते यहाँ पर ये सेपरेट कैटेगरी इनके द्वारा क्रिएट कर दी गई पर्टिकुलरली वनरेबल, ठीक है, ट्राइबल ग्रुप। सेपरेट कैटेगरी यहाँ पर लेस जो डेवलप अमंग द ट्राइबल कम्युनिटी, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर भी और ज्यादा पिछड़ा हुआ ग्रुप आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, यानी कि पिछड़े हुए के अंदर भी पिछड़ा हुआ ग्रुप, ये यहाँ पर इस कैटेगरी में है। यहाँ पर जो पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप है यहाँ पर, उसको आगे चलकर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में रखा गया। 75 जो लिस्टेड पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी है हाईएस्ट उड़ीसा में पाई जाती है, यानी कि जो पर्टिकुलरली वनरेबल वाली कैटेगरी है जो कि लगभग 16-17 है, वो सबसे ज्यादा आज के डेट में कहां पर पाई जाती है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये उड़ीसा के अंदर आप लोगों को नजर आएंगी। 75 जो है यहाँ पर पर्टिकुलरली वनरेबल आउट ऑफ 705 यहाँ पर आप लोगों को नजर आती है। मिनिस्ट्री कौन सी है जो यहाँ पर काम करती है, तो कौन कौन सी स्कीम है यहाँ पर, तो डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलरली वनरेबल, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट सबमिट करती है यहाँ पर ये बेसिकली कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट प्लान, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में एक मोटा सा आइडिया अगर आप लोग रखेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये एक अवेयरनेस का आर्टिकल है यार, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा इसको, और अगर आप लोगों को लगता है कुछ ऐसा कहीं आप लोगों को आसपास देखने को मिल रहा है तो तुरंत एक्शन आप लोगों को लेना है। कोविड-19 ने बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको अनाथ बना दिया, तो इसके चलते बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल पर अभी कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहा है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के, बच्चों को खरीदा और बेचा जा रहा है, चाइल्ड मैरिज देखने को मिल रही है। इसके बारे में तो मैंने डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो सेक्शन 80 और सेक्शन 81 जूनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो यहाँ पर अभी वेरियस जो सोशल मीडिया पोस्ट देखकर यहाँ पर सामने निकल कर आया कि कैसे चीजों को टैकल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रिसीव कैसे करनी है, अगर प्रोहिबिट किया जाए यहाँ पर ऑफरिंग और रिसीविंग चाइल्ड आउटसाइड लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेल और परचेज बच्चे की नहीं होनी चाहिए, जो कि देखने को मिल रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पनिशेबल ऑफेंस है यहाँ पर, ये 3 से लेके 5 साल तक की जेल हो सकती है अगर बच्चे को खरीदता बेचता कोई पाया गया है, और यहाँ पर बेसिकली 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। बहुत कम जेल और फाइन लगाया है यार यहाँ पर, ठीक है। मुझे तो लगता है कि कम से कम उम्र कैद होनी चाहिए अगर बच्चों का व्यापार करते हुए कोई पाया जा रहा है, क्योंकि वो एक बच्चे की बात नहीं कर रहा है, वो एक यंग हमारी कंट्री का जो जनरेशन जो सिटीजन है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताइएगा। और यहाँ पर एक लाइन फाइन बता रहा है, कम से कम 1 करोड़ फाइन होना चाहिए ताकि पतलून भी गीली हो जाए इंसान की जो बच्चों का अपहरण करता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2015 का, इन्फॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड इन द नीड ऑफ केयर, यानी कि अगर किसी बच्चे को रिक्वायरमेंट है तो उसका आप लोग हेल्प कर सकते हैं। ये यहाँ पर बात करते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अभी यहाँ पर कॉन्टैक्ट 1 ऑफ द 4 एजेंसीज, अगर आप लोग को कोई बच्चा कहीं पर मिलता है कि हाँ यार इस बच्चे को तो स्कूल में होना चाहिए, गलत जगह पहुंच गया है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर चाइल्ड लाइन है यहाँ पर 1098, यहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड जो वेलफेयर कमेटी है उससे जाकर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन जो फोर्स है उससे जाकर बात कर सकते हैं। हेल्पलाइन ऑफ स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन राइट है, वहां पर आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ये कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो चाइल्ड जो बेसिकली यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी है यहाँ पर ये असिस्ट करती है चाइल्ड से रिलेटेड जो भी इमीडिएट जो सोल्यूशन निकालने हैं, स्पेशल एडेप्शन को ही करना है यहाँ पर। तो चाइल्ड के बारे में काफी ज्यादा ध्यान रखती है और चाइल्ड की बात की जा रही है 18 साल से जो नीचे का पर्सन है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और अगर कंफ्यूजन हो भी तो यार दूर कर लिया करो, इन चीज़ों के बारे में कंफ्यूजन जितना रहेगा उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी। एक इंटरेस्टिंग बात हो इसके बारे में, कोर्ट में ऐसे भी डिसीजन है यहाँ पर कि इनके बारे में अगर बच्चों को रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर ड्रेस पहन के नहीं जाएगा ताकि बच्चे डर न जाएं, ठीक है। तो ऐसी भी बातें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये था आज का नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। कई सारी इन्फॉर्मेशन की चीज़ें होगी। पहले हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना समझा, इसके बारे में आप लोगों के माइंड में अवेयरनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर चाइल्ड से रिलेटेड जो चीज़ें समझी आप लोगों को याद रखनी है, और अगर कोई यूज़ कर सकते हैं इनका जरूर सोसाइटी में जरूर यूज़ करना। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में जाना, हेल्थ के बारे में हम लोग को जानने को मिला, वाइट फंगस और ब्लैक फंगस क्या है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी डिटेल में जो कि पता होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, यहाँ पर कोवी सेल्फ के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी। कॉरिडोर के बारे में बात करें एलिफेंट के, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो बाकी तो अपना ये बिल्ला है, ये एंजॉय करो इसको, देखिए टकटकी लगाकर लेक्चर को देखा कीजिए ताकि क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकें। और इसी के साथ में आज जो है यहाँ पर आप लोगों का जो टाइम है, जो अब तक जो लेक्चर चल रहे थे उनका कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पर प्रॉपर लेक्चर देखने को मिलेंगे जैसे नॉर्मली मैं लेता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं अपनी गुफा में पहुँचने वाला हूँ जल्दी। कई सारे बच्चे बोले थे कि सर आवाज़ में दिक्कत हो रही है, धीमा बोल रहे हो, कई सारी चीज़ें हैं, पर लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फिर भी देखिए जो एक होता है कि एक डिफरेंट चीज़ें हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कि मान लो कहीं घूमने जाना था, ठीक है, आप लोग वहाँ पर घूमने चले गए, पर लेकिन पहले लग रहा था कि नहीं जाना चाहिए था, कि हाँ यार गलत आ गए यहाँ पर फिर जाकर आप लोगों को लगे कि हाँ यार आगे अच्छा है यहाँ पर कम से कम, और कई सारी चीज़ें जानने को मिलेगी, एक घूमना भी हो गया, ठीक है। तो माइंड भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, तो वो चीज़ें बोल सकते हैं। हालांकि मैं रिलैक्स माइंड वाले जोन में नहीं गया था, वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर कौन रिलैक्स होगा, पर हाँ ये है कि कई सारी चीज़ें देखता है इंसान जब आसपास में होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पर जिस पर्पज़ के लिए गया था वो पर्पज़ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बैक टू द पवेलियन आ गया हूँ। मंडे से जो है आप लोगों को प्रॉपर लेक्चर देखने को मिलेंगे। अभी घर पर हूँ तो मंडे से चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर वे में, इन्जॉय आप लोग लेक्चर को कर सकते हैं। तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं, सब चीज़ें अच्छी होती हैं। देखिए अच्छे अगर आप लोग दूसरों के बारे में सोचोगे तो आप लोगों के साथ में अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए लाइफ को हमेशा पॉजिटिव रखिए, प्रोडक्टिव रखिए। कहीं भी किसी के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आप लोग करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा, ताकि औरों की लाइफ को भी थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाया जा सके, ठीक है। किसी भी तरीके से जो हेल्प आप लोग कर सकते हैं किसी भी इंसान की, पैसा ही हर टाइम हेल्प नहीं होता है। किसी से बात कर किसी को थोड़ा सा सहज बनाकर अगर वो दुखी है, ये भी हेल्प के तरीके होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो संडे फंडे का लेक्चर आप लोगों ने ढंग से एंजॉय किया होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और सेहत का जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।